डेरा डाल। आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल। शिक्षा मंत्री गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हाथ उठा के ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। धर्मेंद्र प्रधान की खोल दे बोल, खोल दे बोल, खोल दे बोल, एनडीए पर चढ़कर बोल, बोल चढ़कर बोल, भ्रष्टाचार पर चढ़कर बोल, चढ़कर बोल, चढ़कर बोल, अव्यवस्था पर चढ़कर बोल। चढ़कर बोल, चढ़कर बोल। हमारे बीच लंबे समय से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, कल सीनियर एडवोकेट कॉलिन आए, क्योंकि हमारा ये जो मुद्दा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अलग अलग लोगों के तार जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में वो तमाम लोग जो आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई के साथ जुड़े रहे हैं, बोलते रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसेस में आकर के उनको एनरिच करते रहे हैं, वो लोग अपनी सॉलिडारिटी हमें लगातार दे रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने के नाते ये समझते हैं कि ना सिर्फ एग्ज़ाम्स में जो सवाल आएंगे उन सवालों का जवाब लिखने के लिए हमें क्लासरूम में बैठ कर के क्लासेस अटेंड करनी है, बल्कि वेस्ट एशिया से लेकर के हिंदुस्तान के आदिवासी गांव तक जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने संघर्ष हैं, समाज के जितने पहलू हैं, हम उन सब पहलुओं को समझें, बेहतर रूप से जानें और उनमें बेहतरी करने की एक जद्दोजहद करें। ये हमारा विद्यार्थी होने के नाते एक काम है। और इसी कड़ी में, इसी स्पिरिट को आगे करते हुए हमारे बीच आज इंडिया के जाने माने जर्नलिस्ट, अ मैन हु वेयर्स मेनी हैट्स, चाहे वो जर्नलिज्म की हैट हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की हैट हो, किताबें लिखते हैं। हमारे बीच में परांजय सर आए हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि परांजय सर आएँ और अपनी बात हमारे बीच में रखें। आप सबसे अपील है कि तालियों से उनका स्वागत करिए। हम यंग लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, सुबह शाम बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जवानी में भी अपने हिस्से की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज हमारी इन लड़ाइयों में इसलिए शामिल हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन की लड़ाई उनकी लड़ाई है। उन्हीं में से एक परांजय सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर कमिंग हियर एंड एक्सटेंडिंग सॉलिडारिटी। प्लीज स्वागत कीजिए। धन्यवाद भाइयों बहनों, मेरा बेटी, मेरा बेटा। मैं तो वरिष्ठ नागरिक हूँ, मेरा उम्र 70 साल से ऊपर है और मैं बहुत कुछ किया जिंदगी में, लेख लिखा, किताब प्रकाश किया, वृत्त चित्र बनाया, म्यूजिक वीडियोस बनाया, सब कुछ आपको मिल जाएगा परंजॉय में। और मैंने एक काम भी और किया, मैं पढ़ाया लोगों को। मैं 19 साल लगातार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में पढ़ाया। पिछले 2 साल इन्होंने हमें नहीं बुलाया, शक्ल पसंद नहीं है शायद, कोई बात। मैं IIM कलकत्ता में भी पढ़ाया और मैं IIM शिलोंग में भी पढ़ाया, कोई बात नहीं। और मैं लोक माध्यम के ऊपर पढ़ाया। तो आज मैं एक शिक्षक के भूमिका पालन करूंगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को भारतवर्ष का राजनीति, भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और भारतवर्ष का लोक माध्यम, ये 3 विषय के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब आया मैंने बोला आज कैमरा पर्सन कहाँ है? आप बिना तस्वीर आज नहीं खींचेंगे, एक ही बार खींचा आपने, इस बार खींच लीजिए एक बार, ऐसा करेंगे आप। मगर कोई बात नहीं, कैमरा पर्सन था ही नहीं, तो कोई बात नहीं। देखिए, भारतवर्ष का राजनीति में जो आज एक व्यवस्था, एक स्थिति है, जो इससे आगे मैं कभी नहीं देखा। मैं शुरू कर रहा हूँ लोकसभा 24 से, और मैं इस अंग, इस पार्ट को हम बंगाल का चुनाव जब खत्म हो, इस विषय के ऊपर हम कहेंगे। और क्या अभूतपूर्व है, यूनिक, समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। तो पहले आइए 2024 लोकसभा चुनाव। एक भाई साहब उन्होंने बोला
303 है भारतीय जनता पार्टी के पास, 400 पार। फिर क्या हुआ, 340 में गिर गया। और फिर सब लोग चौंक गए। क्यों? कि भारतवर्ष के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अभी कुछ महीनों के बाद हमारे विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आश्चर्य हो गए कि 3 माननीय मनेका गांधी जी भी थे, और एक भाई साहब जो लोग समझते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह का दाएं हाथ की तरफ था, उनके नाम है अजय मिश्रा टेनी। उन्होंने भी हार गया लखीमपुर से, और उनका बेटा के खिलाफ जो आरोप है आप सब जानते हैं, वो कृषक आंदोलन के समय उनके खिलाफ एक आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चला दिया बीच में उन लोगों से। तो फिर सब लोग चौंक गए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमित मोदी जी ने वाराणसी लोकसभा केंद्र में 2019 में उन्होंने 4,80,000 वोट से जीता। फिर इस बार 1.5 लाख हो गया, और बीच में काउंटिंग जो था ना बंद किया गया। राजनाथ सिंह जी हमारे माननीय रक्षा मंत्री, वो भी उनका जो जीत का जो मार्जिन है बहुत कम हो गया। मगर सब लोग सबसे आश्चर्य हो गया जब फैजाबाद अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया। हम वापस आएंगे अयोध्या में, चंदा चोरी जहां हो रहे वहां पे हम आएंगे, मगर कहानी शुरू हुआ वहीं से। चौंक गए लोग, वहां के लोग, फैजाबाद के लोग, अयोध्या के लोग, उनको मालूम था किस तरह से भूमि अधिग्रहण हुआ था, उनको मालूम था क्या हो रहा है। मगर उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, जयपुर, सब लोग कहते क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है कि फैजाबाद अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे एक राम मंदिर बनाया, वहां पे कैसे हार सकता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद उसी समय लोकसभा चुनाव 2 और राज्यों में एक ही साथ हुई थी, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। एक है उड़ीसा और दूसरी है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में बीजू जनता दल का भूतपूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी सोचा थे हम सारे सबका रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, ज्योति बासु का रिकॉर्ड, पवन चमली का रिकॉर्ड, एक और बार मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर वो हार गए। जिस व्यक्ति ने मदद किया हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा मंत्री बनाने के लिए, खुद हार गए। तो बाद में उन्होंने शिकायत किया निर्वाचन आयोग के पास कि ये हुआ। कैसा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव एक ही बूथ में 2 क्यूबिकल, एक जगह में लोकसभा चुनाव लिया, लोग वोट के बटन दबा रहे हैं, और दूसरी जगह में विधानसभा, मगर नतीजा में इतना फर्क कैसे हो सकता है। सब चौंक गए हैं। आंध्र प्रदेश में आप शायद जानते हैं, भाई साहब का नाम जरूर सुना होगा, उनके नाम है डॉक्टर पराकला प्रभाकर। उन्होंने जाने माने अर्थशास्त्री है। उनका शादी हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी से है, मगर उनका संपर्क इतना अच्छा नहीं है, उनका विचारधारा भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं। आप फ्रंटलाइन मैगजीन में पराकला प्रभाकर जी एक लंबा एक लेख लिखा है कि आंध्र प्रदेश में लोग रात 1 बजे 2 बजे वोट दे रहे हैं। कैसा हो सकता है? मतलब आप कतार में शाम को 5 बजे 6 बजे से कतार में खड़े हैं, अब आप 6 घंटा 8 घंटा इंतजार कर रहे हैं, और 1 बजे 2 बजे आपने बटन दबाया। कैसा हो सकता है? उन्होंने सवाल किया। और ये जो आंकड़ा है, ये निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है, ऐसा नहीं हुआ काल्पनिक कोई आंकड़ा, उसी के डॉक्यूमेंट में है, और उन्होंने जांच करके ये सबके सामने लाया। और हमारे निर्वाचन आयोग साहब, उनका जो इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, एकदम खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा, राम का नाम कितने लोग बदनाम करेंगे?
राम रहीम का नाम सुना आपने जरूर। वो ठीक चुनाव के पहले जेल से निकल गया। और जो भाई साहब जेलर रोहतक जेल में जो उनके लिए गुड बिहेवियर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, उनको पैरोल दे दो और फरलो दे दो, वो भाई साहब आज माननीय विधायक है हरियाणा विधानसभा में, चरखी दादरी से। और भी लंबा कारण है हरियाणा में कांग्रेस क्यों हार गया, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीता। लोकसभा चुनाव में 10 थे भारतीय जनता पार्टी का, 5 हो गया था, फिर 2024 में क्यों हारा, ये एक लंबा एक कारण है। और मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस का कमियां भी एक बहुत कारण है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनके साथ शैलजा का ठीक अच्छा संपर्क नहीं था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक समय और रॉबर्ट वाड्रा को भी मदद किया। और TLF कंपनी का जो मालिक है KP सिंह, उन्होंने ज़मीन मिला उनको, जो ज़मीन का दाम 500 रुपये होना चाहिए उसको 100 रुपये में मिल गया या 150 रुपये में मिल गया। ये एक लंबा कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार जीता, जम्मू एंड कश्मीर अलग था। फिर आया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारतवर्ष के नंबर 2 स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब लोकसभा में 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। वहां पे जो हुआ सब लोग का कल्पना का बाहर। क्या हुआ? 5 महीना लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, फिर विधानसभा चुनाव शुरू हुआ। ये 5 महीना में 40 लाख नया नाम वोटर रोल में आ गया, मतदाता सूची में आ गया। कैसे आया? सर, मैं एक सवाल किया हमारे माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य न्यायाधीश जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी को, सबके सामने, ठीक यहीं पे मीडिया सेंटर में अगस्त महीना का 17 तारीख, सबके सामने मैंने कहा उनसे, ज्ञानेश कुमार जी, ये कभी नहीं हुआ, भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ, महाराष्ट्र का इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पंजीकृत मतदाता ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम। ये कैसा हो सकता है कि नंबर ऑफ वोटर्स इज मोर एंड द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इज लेस। उन्होंने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आप वीडियो देख सकते हैं। और भी सवाल किया मैंने बोला ये 5 बजे के बाद इतने लोग क्यों वोट दिया, और ये सारे जो सवाल हम लोग कर रहे हैं इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, मगर चुनाव आयोग एकदम कुछ कह नहीं रहा है, चुप है। इसका कारण क्या है? मैंने उस समय बिहार में जो SIR हुई थी, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके बारे में भी उनसे पूछा। बोला ये बारिश के समय, बाढ़ के समय इतना हड़बड़ी में आप क्यों कर रहे हैं? वो बड़ा घूम फिर के ऐसा करके वैसा करके वैसा करके जवाब दिया, जो अंग्रेजी में कहते व्हाट अबाउट अ रील। तो अब मैंने बोला कि ये 22 साल पहले हुई थी। वो जवाब दिया हाँ 22 साल पहले हुई थी, फिर उस समय भी बारिश गिर रहा था। हाँ बारिश गिर रहे थे। तो मैंने बोला जो इससे पहले 1.5 साल लगाया आप 3 महीने में क्यों करने चाह रहे हैं? हड़बड़ी क्या है? मैंने बोला आपने 40 लाख 45 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया, और आपने क्यों सार्वजनिक नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जब, उसके बाद आपने सार्वजनिक किया। आप कहते हैं हम विश्व गुरु है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये जो मतदाता सूची है मशीन रीडेबल नहीं है, आपका कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता है, इसका नाम से आप मैच करेंगे आप संभव नहीं है। बंगाल में भी यही कहानी है। तो फिर महाराष्ट्र में वहाँ का जो सत्य में जो है महायुति, जो वहाँ के गठबंधन है, वो चौंक गए। 5 महीना पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा कुछ था, आज और कुछ हो गया। कैसे हो सकता है? आप मेरा बात विश्वास मत कीजिए, उसी दिन देखिए
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोई लड्डू वितरण नहीं किया, माला का ऑर्डर नहीं आया था, अगला दिन सब हुआ, तो वो खुद चुप गए थे। बिहार में वही हालत हो गया। एनडीए के लोग आश्चर्य हो गए थे कि 243 विधानसभा सीट है, 203 या 204 मीन्स दे वर शॉक्ड, द एनडीए वर शॉक्ड कि इतना भारी बहुमत से उन्होंने जीता। मगर एक चीज साफ है, जिस तरह से इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे महाराष्ट्र में ये 4 लाख जो नया वोटर है 12,000 बूथ में इसको डाला चुन के। महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख बूथ है, उसने 12,000 चुन के दिया, जहाँ पे जो कंपटीशन जो है, नतीजा जो है, जो प्रतिद्वंदिता जो है वे नजदीक है, क्लोज फाइट। और बिहार का वही कहानी, लोग कहा कि हाँ नीतीश कुमार महिला को इतना मदद किया, 10,000 रुपया मिला बैंक का खाता में, तो नीतीश जी अभी दिल्ली में है। वो अपना नवीन पटनायक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, मगर नीतीश कुमार जी एक रिकॉर्ड है जो मैं समझता हूँ कोई नहीं कभी तोड़ पाएगा। नीतीश कुमार माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, आज राज्यसभा सांसद है, भारतवर्ष का एक नागरिक है, एकमात्र नागरिक है जो एक ही पद के लिए 10 बार शपथ ग्रहण किया। He was the only citizen of India who was sworn to the same position 10 times. तो अभी देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री है बिहार का सम्राट चौधरी, मैंने कह रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं लोग आप जानते हैं, क्या नाम है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एकदम फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये अपराधी है, मैंने नहीं कहा, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर आप कह सकते हैं एक वोट भी नहीं मिला उसको, एक सीट भी नहीं मिला, बहुत दुखी है, इसीलिए सम्राट चौधरी को गाली गलौज दे रहे हैं। तो फिर बिहार में इन्होंने जीत गया। मैं बंगाली हूँ, थोड़ा बंगाली का बात मैं ज़्यादा लंबा बताता हूँ। पहला बार 91 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया।